Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about local bodies. Second article में हम stray dogs के बारे में बात करेंगे. थर्ड आर्टिकल में इंडिया एंड नॉर्डिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ऑस्लो समिट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम्स के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए सबसे पहले आर्टिकल में आपको ये समझना होगा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के साथ हमने इंट्रोड्यूस की लोकल बॉडीज. इसमें दो तरह की लोकल बॉडीज आती है, पंचायती राज और दूसरी आती है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज. अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई इनके पास F3 की कमी है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज की. तो इसमें यूएस की एक केस स्टडी बताई गई है फंक्शनरीज की. तो इसमें एक यूएस की स्टडी बताई गई है जहां पे ये बताया जाता है कि भाई यूएस के अंदर जो लोकल बॉडी की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो काफी ज्यादा है. तो कहते हैं कि भाई देखो यूएस और चाइना के अंदर जो लोकल बॉडीज की एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंडिया से काफी ज्यादा है. इंडिया में ज्यादातर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो या तो लोकल या आप कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं. तो कहते हैं इस वजह से यहाँ पे लोगों की कमी रहती है. फिर फाइनेंशियली भी ये काफी वीक है क्योंकि 1961 के बाद से आपकी जो सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेशन है तो काफी इंक्रीज करी, बट इनका रेवेन्यू सिर्फ 0.3% के आसपास रह गया. उसके अलावा लैंड मोनेटाइजेशन की बात कीजिए तो इंडिया में लैंड रेवेन्यू के ऊपर भी इतना ज्यादा हम फोकस नहीं कर पाए. ये स्टेगनेंट रहा 1% के आसपास बिकॉज लैंड रिकॉर्ड काफी पुअर थे एंड कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो आपके रियल एस्टेट में इंक्लूड की जाती है वो भी एक फैक्टर रहा यहाँ पे. अब लो इक्विलिब्रियम इन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई ज्यादातर ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है यहाँ पर कोई बड़ा लीडर बन के ना आए. क्यों? क्योंकि ये जब तक लोकल बॉडीज डिपेंडेंट रहेंगी अपनी टॉप टीयर के ऊपर, यानी टॉप डाउन अप्रोच रहेगी यहाँ पे, तो इससे कहीं ना कहीं फंडिंग के लिए वो जब आप ये कह सकते हो कि स्टेट के पास आएंगे तो स्टेट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकती है. और बाकी ज्यादातर जो आपकी सेंट्रल स्कीम होती है या तो उसके लिए फंडिंग का पैटर्न इस तरह से होता है कि जिसके अंदर वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आती है तो स्टेट इस तरह से फंड को रिलीज करते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है. तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. तो कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में आपको नगर पंचायत देखने को मिलती है जो कि अर्बन रूरल एरियाज को डिपेक्ट करती है. म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल बोर्ड ये स्मॉल अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आपको मेजर अर्बन एरिया जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे में देखने को मिलती है. यहाँ पे मेयर होते हैं एंड म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं जो आपके सारे काम को यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाना 5 साल पे ये कहा गया है, और जब डिसॉल्व हो जाए तो उस समय 6 महीने के अंदर ही आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं. वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन है, SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया जो कि स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज जो होती है आपकी या पंचायती राज, उनके बीच में पैसा डिवाइड करने का काम करेगा. अगर लोअर लेवल की बात करें पंचायती राज में तो किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, तो कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने ग्राम पंचायत बनाई. देखो ग्राम सभा क्या होती है, जहां पे जो भी वोटर्स होते हैं वो आपके कलेक्टिवली उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें से जो इलेक्टेड होते हैं जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, तो वो आपके ग्राम पंचायत को हेड करते हैं. ये विलेज लेवल पे ऑपरेट करती है. फिर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करती है जहां पे विलेज क्लस्टर के ऊपर आपका फोकस है. एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने को मिलती है. ये एपेक्स बॉडी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती है. ये मैक्रो प्लानिंग क्रिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट की एंड ब्लॉक वाइज उनको मैनेज करने का, स्टेट फंड्स को किस तरह से कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके ऊपर ये फोकस करती है. तो यहां अगर हम देखें तो लाइक अभी हमें जरूरत है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म को प्रमोट करें. अब कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि भाई ये जो आपकी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको किस तरह से हम इस तरह से एम्पावर करें कि भाई ये अपने आप में अपने फंड्स को जनरेट कर सके ताकि सस्टेनेबल यहाँ पे डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सके. फिर कहते हैं कि भाई अगर ये जो छोटी सिटीज में इंप्रूवमेंट आएगी तो इससे टीयर 1 सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह, इनके ऊपर प्रेशर कम होगा, इनमें ओवर क्राउडिंग कम होगी. तो कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी जैसे भुवनेश्वर, इंदौर, सूरत, कोची, ऐसे कई आपकी छोटी छोटी सिटीज और बेटर परफॉर्म कर सकती है.
अब यहाँ पे हमें लिवेबिलिटी को भी इंप्रूव करना होगा और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी फोकस करना होगा। अब यहाँ पे चाहे क्लीन एयर की बात हो या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्नाइजेशन की बात हो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात हो, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन है, अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन है, और फिर फाइनेंस कमीशन की अगर बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट प्रोवाइड करता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो भी एक वे है। कहीं ना कहीं ये जो सभी इनिशिएटिव हैं ये कहीं ना कहीं जो आपकी लोकल बॉडीज है इनको एम्पावर करने का काम करती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे लोकल प्रोफेशनल्स को लोकल एरियाज में एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर फंक्शनरीज को इंक्रीज करने की बात है। फिर टैक्स रिफॉर्म लाना चाहिए जहां पर लोकल बॉडी को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलना चाहिए, और उसके बाद स्टेट को, और उसके बाद आपके सेंटर के पास रहना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई फेडरल नरेटिव तो है, बट एक्चुअल में ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आपकी तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक आप ठीक से इन लोकल बॉडीज को फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज प्रोवाइड नहीं करोगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा देख लेना। अब स्टे डॉग की बात करें, वैसे यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत कम चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम एक पैसिव स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रे डॉग के अटैक्स के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 ये नोटिफाई किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड कहीं ना कहीं ये जो आपके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 है, ये इसको सुपरसीड करते हैं, क्योंकि वो जो आपके एबीसी रूल्स हैं 2001 के, उसको भी इसने रिप्लेस किया। एंड कहीं ना कहीं अब ये होलिस्टिकली कहीं ना कहीं फोकस करते हैं कैसे स्टे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, रेबीज को खत्म किया जाए, एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए। मोर ओवर यहाँ पे एनिमल्स के वेलफेयर के ऊपर भी फोकस है। तो कहते हैं कि भी एनिमल में अगर आप डॉग की बात करें तो ये स्ट्रे डॉग नहीं है, ये कम्युनिटी एनिमल है। पहली बात तो आप इस चीज को समझो, ये लोकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, कोई इंट्रूडर नहीं है। अब इनको वैक्सीनेट करने की जरूरत है, हमें स्टरलाइज करने की जरूरत है इनकी पॉपुलेशन, ताकि ना बढ़े। एंड इसमें रीलोकेशन नहीं करोगे, जहां से आपने उठाया उसी जगह पे इसे वापस भेजोगे। तो कहते हैं कि भाई इसे मारना गलत है, आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि इनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे मैंडेटरी कुछ प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन को हमने स्टार्ट किया कि आप सीसीटीवी उन ऑपरेशन थिएटर में लगाएंगे जहां पर इन्हें स्टरलाइज किया जा रहा है, शेल्टर होम्स में लगाएंगे, वीडियो लॉग्स आपके हर महीने अपडेट्स होंगे। एंड मोर ओवर यहाँ पे कहा गया कि भाई आपका जो एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी है वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेगी, एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आपकी लोकल लेवल पे भी ऑपरेट करेगी। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, जहां पे आर्टिकल 21 ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना है कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को, और बट उसके साथ साथ ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी के अंडर, कि हम लिविंग क्रिएचर्स की तरफ क्या रखें, सिंपैथी रखें। तो कंपैशन रखने की यहाँ पे हमें जरूरत है। तो कहते हैं कि भाई आपका जो रूल 11 क्लॉज 19 है, तो कहते हैं कि भाई ये आपका मैकेनिकली आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे आप स्ट्रे डॉग्स को अलाउ नहीं कर सकते, जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, एयरपोर्ट्स है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर स्ट्रे डॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और अगर किसी स्ट्रे डॉग का मेनेस यहाँ पे देखने को मिला तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे अगर लेट्स से कोई इंसान ये कहता है कि भाई मैं इस चीज की जिम्मेवारी लेता हूं कि ये कुत्ता काटेगा नहीं या ये स्ट्रे डॉग काटेगा नहीं, तो उसे एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो लाइबिलिटी को हैंडल करेगा इन केस अगर यहाँ पे कहीं पर भी जो जो आपके एरियाज मैंने अभी बताए यहाँ पे फीड करता है किसी भी एनिमल को। नेशन वाइड अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेट की बात करें तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को कहा गया कि भाई आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पे इन स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर्स वगैरह बिल्ड करने चाहिए थे। आपके पास एटलीस्ट एक वेल इक्विप्ड हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा एरिया होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, जो इनकी वैक्सीनेशन और एंटी रेबीज वगैरह के जो ड्रग्स वगैरह है उसके ऊपर काम कर सके। तो कहते हैं कि भाई कुछ जगह पे आपको अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है डॉग्स का। कहते हैं ये तब होता है जब लाइक कुछ केसेस में अनप्रोवोक्ड भी होता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चे छेड़खानी कर रहे हैं तो डॉग ने काट लिया, बट ऐसा हर जगह नहीं होता। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे उस जो डॉग है जो लाइक आप ये कह सकते हो कि एग्रेसिव है, हैबिचुअल बाइटर है, जो काटता रहता है, तो कहते हैं कि भाई अनप्रोवोक्ड अग्रेशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो एक कमेटी बनेगी, वो इसको
कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लेजिटिमेट करेगी, तब उसे लाइफ लॉन्ग यहाँ पर कन्फाइनमेंट के अंदर हम रख सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमें फोकस करना होगा, क्योंकि स्ट्रे डॉग तभी आपके ज्यादा होते हैं जब आपकी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो। जितना इन्हें फूड मिलेगा उतनी कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हमें इनके जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके थ्रू फूड को कट करना पड़ेगा, जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। बाकी अभी जो आपकी लोकल बॉडीज है इनके पास फंडिंग की कुछ कमी रहती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि कैसे लोकल बॉडीज को फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, जहां पर हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। फीडिंग जोन डेडिकेटेड आप बिल्ड करें, बट ये स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास ना हो, कंजेस्टेड एरिया के आसपास ना हो। कम्युनिटी जैसे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है या एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स है, हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जहां पे हम लाइक डॉग्स को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि लाइक इनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें, प्लस जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके लिए भी कुछ वैक्सीनेशन ड्राइव्स वगैरह लॉन्च कर सकें। तो कहते हैं कि भाई ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नॉर्डिक कंट्रीज के विजिट पे पहुंचे, तो हमें इनको थोड़ी लोकेशन को देखना होगा। नॉर्डिक कंट्री में आपकी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आती है। तो ये एरिया है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी नॉर्डिक समिट हुई थी, सबसे पहली नॉर्डिक समिट आपकी स्टॉकहोम में हुई थी, सेकंड कोपेनहेगन में हुई थी, एंड थर्ड अभी ओस्लो में हुई है। तो रेगुलर इंटरवल पे 4 साल की ये होती है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इनको कहा जाता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिंचनस्टीन है। तो नॉर्वे और आइसलैंड के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है, एंड हमारा फोकस ये है कि भाई ये जो हमने इनके साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, इसको कहीं ना कहीं ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि अक्टूबर 1 से इंप्लीमेंट हो रहा है 2025 से। तो कहते हैं इन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो इसमें 92% जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला। इंडिया के कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो मार्केट का 82.7% लिबरलाइज टैरिफ के साथ हमने इनके प्रोडक्ट्स को आने की इजाजत दी, जैसे लग्जरी वॉचेस हो गए या चॉकलेट्स वगैरह हो गए। अब इसमें कई सेक्टर्स को हमने प्रोटेक्ट भी किया, जैसे डोमेस्टिक हमारे सेंसिटिव सेक्टर है, डेयरी हो गया, सोया वाला हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। फार्मा को भी हमने प्रोटेक्ट की है, जहां पर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के ऊपर हमने कोशिश की है कि इसको प्रमोट ना किया जाए। तो कहते हैं यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, नॉर्वे हो गया, चाहे आपका डेनमार्क हो गया, ये हमेशा से अपनी क्लीन एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। तो जियोथर्मल और कार्बन कैप्चर के लिए हमारे लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाय 2070 हम नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए इनका सहयोग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डैनिश पेंशन प्लान जो है, पेंशन फंड, कहते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा फोकस है कि इंडिया के अंदर 10 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी, खासकर अगर हम फिनलैंड की बात करें तो 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी में इन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप के बारे में काफी अच्छे से बात की है। ब्लू इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिक रिसर्च, जैसे आपको इंडई आर्क के बारे में पता होगा, हमारा रिसर्च सेंटर है आर्टिक में। देन हिमाद्री के बारे में पता होगा, हिमाद्री। तो हम यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं कि भाई ये इस एरिया में जैसे लाइक हम अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करें, तो ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज हम टोटली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। एंड इन एडिशन टू दिस आपको ये भी याद रखना है कि ब्लू इकोनॉमी में इनकी शिप बिल्डिंग के अंदर काफी अच्छी, या सबमरीन्स के अंदर या आइस ब्रेकर शिप्स के अंदर काफी अच्छी एक्सपर्टीज है, तो हम उसको भी यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई अभी इनका कुछ कंसर्न है। पहली बात तो हमारे इन्वायरमेंटल लॉज में जो डिल्यूशन टाइम एंड अगेन देखने को मिलता है उसको लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टली से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, उसको लेके। एंड प्लस ये जो प्रोएक्टिव आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लाइक टाइमलाइन एस्टैब्लिश की थी, खासकर यूरोप के साथ अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेके, लेबर स्टैंडर्ड्स को लेके, डेयरी मार्केट को लेके। तो कहते हैं कि भाई ये चीजें कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि अभी हम जो ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको अगर हम ठीक से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इंडिया की काफी सारी प्रॉब्लम्स इजिली सॉल्व हो पाएंगी। तो अभी हमें कैसे बेटर वे में कैपिटल फ्लो को हम मोबिलाइज कर सके, ये जो 100 बिलियन आने हैं, उसके ऊपर फोकस करना होगा। एक डेडिकेटेड जॉइंट वेंचर के ऊपर फोकस करना होगा, एक ऐसा डेस्क क्रिएट करें जो कि इनकी अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सके इंडिया के अंदर। मोर ओवर जॉइंट R&D जो डीप
टेक है उसके अंदर प्रमोट कीजिए। इंडिया के पास स्केल है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इनके पास टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलके वर्ल्ड में एक बढ़िया आप कह सकते हो चाइना का ऑल्टरनेटिव बिल्ड कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो देखो नॉर्मली जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए यूज की जाती है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, जहां पर आप कार्बन 14 के आप कह सकते हो कि लाइक जो आइसोटोप है उसको मेजर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर या ऑर्गेनिक फॉसिल के अंदर। तो कहते हैं कि भाई जब इंसान जिंदा, जैसे अभी हम जिंदा है, तो कार्बन 14 और 12 का एक सेम रेशियो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। जैसे ही मैं मरूंगा तो उसके बाद मेरी बॉडी में से कार्बन 14 कार्बन नाइट्रोजन 14 के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं कि भाई इससे हमें यह पता लग जाता है कि भाई कितनी पुरानी बॉडी है। तो यहाँ पर लगभग 50,000 साल पुरानी जो बोन्स है, चारकोल्स है, वुड्स है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो कि भाई उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो फॉसिल के बारे में। तो कहते हैं कि भाई इसमें जैसे प्लेस्टोसीन इरा है उसके बारे में हमारे को काफी पता लगा, जहां से अर्ली ह्यूमन आप कह सकते हो मॉडर्न ह्यूमन माइग्रेशन आपकी स्टार्ट हुई थी। तो कहते हैं एंशिएंट डीएनए से जो एक्सट्रैक्ट किया था साइंटिस्ट ने ह्यूमनॉइड फॉसिल के थ्रू, तो कहते हैं कि इससे हमने जेनेटिक रिलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। कार्बन डेटिंग के थ्रू हमें कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रोफाइल पता लगी, और उससे कहीं ना कहीं हमें प्री हिस्टोरिक ईयर्स के बारे में पता लगा कि कब ह्यूमन मूवमेंट स्टार्ट हुई, कब ह्यूमन पॉपुलेशन आई, एंड काफी कुछ पता लगा। बट कहते हैं इसकी लिमिटेशन है। अब जैसे डायनासोर्स हैं वो 50,000 साल पहले थे, तो ये 50,000 साल पुरानी तक ही आपको बता सकते हैं चीजें। तो उसमें आपकी ये जो स्टडी है वो ऑब्सोलीट बन जाती है, उसमें आपको फायदा नहीं होता। फिर आपको पोटेशियम या आर्गन डेटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है या मॉलिक्यूलर क्लॉक के ऊपर। तो कहते हैं अब इसका एक ऑल्टरनेटिव हमने बिल्ड किया। हार्वर्ड मेडिकल जो स्कूल है इसने द नेचर के अंदर एक स्टडी पब्लिश की, और इन्होंने कहा कि ये लार्जेस्ट सर्वे है एंशिएंट ह्यूमन जीनोम्स का। तो कहते हैं इसके थ्रू हम जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरह से म्यूटेशन हुई और किस तरह से जो स्पीशीज है इसने अडेप्ट किया। कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या होती है, तो कहते हैं जो न्यूट्रल म्यूटेशन है वो कब डीएनए के अंदर आई उसको आप क्या कह देते हो, मॉलिक्यूलर क्लॉक कह देते हो। फेलोजेनेटिक का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि भाई ये एवोल्यूशन जो फैमिली ट्री में आपको देखने को मिलती है कि भाई कब आपकी क्या जेनेटिक सिमिलैरिटी है, कहां पर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला, उसको बताता है आपका। एंड ऐसे ही पॉपुलेशन बॉटलनेक की बात की जाए तो ये डीएनए एनालिसिस में ये रिवील करता है कि कब आपकी पॉपुलेशन एकदम से नीचे गिरी, मतलब पॉपुलेशन का नंबर कम हुआ, एंड इसमें क्या लो कब हम लो जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ मूव करें। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हमें अभी समझ में आई हैं जो इस स्टडी के अंदर। तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कारण सब कुछ चीजें हुई हैं, जो ड्रिफ्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा एक कंसर्न नहीं है। तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन आपकी जो जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हुआ है, रादर देन कोई रैंडम आपको चीज देखने को मिली हो। तो कहते हैं अब जैसे ग्लूटेन एंड ब्लड टाइप की बात की जाए, अब जैसे ब्लड टाइप है ABO आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो कहते हैं बी जो है ये आपको वेस्टर्न यूरेशिया में काफी कॉमन देखने को मिलता है। ए आपका डिक्लाइन किया, बट ये टोटली नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से हुआ कि भाई ऑप्टिमल इम्यून बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही स्किन टोन और विटामिन डी की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको लाइट स्किन टोन देखने को मिलता है, आपको पिगमेंटेड हेयर्स देखने को मिलते हैं। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो लो सनलाइट है इस एरिया में इस वजह से आपको देखने को मिला है। एंड यहाँ पे ज्यादातर अगर हम बात करें विटामिन डी एग्रीगेरियन पॉपुलेशन के अंदर सिंथेसिस क्रूशियल था बिकॉज ऑफ सनलाइट कम थी, तो उस वजह से तो वो चीज आपको देखने को मिली। कहते हैं ऐसे ही एक डेल्टा 2 वेरिएंट है CCR5 जीन के अंदर। कहते हैं ये कंप्लीटली HIV-1 रेजिस्टेंट था, जो 2 से 8% पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलता था आज से 6,000 से 2,000 साल पहले। बट अब वो चीजें आपकी लाइक जेनेटिक डिफेंस था वो उस टाइम की डिजीज के अगेंस्ट। तो कहते हैं कि भाई आपके ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं या हाउस होल्ड इनकम टेस्ट हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ये लाइफस्टाइल वगैरह है, ये कुछ ऐसी चीजें जो स्टडी के साथ आप या आप ये कह सकते हो कि पावरफुल एंशिएंट सिलेक्शन सिग्नल्स को ये जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है कि जो ये आपको ये बताता है कि भाई एक्चुअल में लाइक किस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस एरिया में हुई है। जैसे स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग के कारण क्या जेनेटिक म्यूटेशंस आपको देखने को मिली पॉपुलेशन के अंदर, वो सब चीजें यहाँ पे स्टडी हो सकती है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बट इसमें एक चीज याद रखना कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें साउथ एशिया के अंदर भी ऐसी जेनेटिक मैपिंग करने की जरूरत है ताकि हम भी अपनी पॉपुलेशन के बारे में काफी कुछ जान सकें। एंड इसमें
आप ये कह सकते हो कि बायोकेमिकल जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है और आपकी एवोल्यूशन कंप्यूटिंग है, उसके थ्रू प्रिसाइजली हम हेल्थ केयर मॉडल अपना तैयार कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो बीमारियां हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के आसपास देखने को मिल रही हैं, उनको हम केटर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।